दर्शकबिन स्वागत छ। नेपाली महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएर धेरै पीडा बटुलेर आएको घटनाहरू हामीले सुन्ने नै गरेका छौँ। तर यहाँ अलिकति वास्तविकता फरक भएको घटना हामीले बाहिर ल्याउने प्रयास गरेका छौँ। एकजना नेपाली महिला युएई काम गर्न गएको सिलसिलामा डान्सरको रूपमा काम गर्न गएको र त्यहाँ वर्षौं बिताइसकेपछि एकजना विदेशी नागरिकसँग प्रेम सम्बन्धमा परेको र नेपाल फर्केर आइसकेपछि त्यो प्रेमसँग सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने भन्दै उनीसँग लगातार सम्पर्कमा रहेको, तर ती युवालाई ठगी गरी नेपालमा उनी मार्फत रकम भित्राएको घटनाले अहिले नयाँ मोड लिएको छ। ती विदेशी जो पाकिस्तानका युवा हुन् ऊ नेपाल आइपुगेका छन् र म ठगिएँ भन्दै नेपाल प्रहरीमा उजुर गरिसकेपछि त्यो घटनाले अझ झन् नयाँ मोड लियो र त्यसपछि यो केसको छानबिन गरेर नेपाल प्रहरीले वास्तविक दोषी ती महिला रहेछन् भन्ने पत्ता लगाई यी युवकको रकम फिर्ता गराउन समेत सफल भएको छ। यो घटनाबारे थप के भएको हो, कस्तो अवस्थामा उनीहरूको सम्बन्ध बस्यो र कसरी यी युवा ठगिए भन्ने कुरा चर्चा गर्ने नै छौँ। तर भाषागत रूपमा उनी नेपाली बोल्न नजान्ने यी पाकिस्तानी युवकसँग हामीले बाध्यात्मक अवस्थामा पनि उनकै राष्ट्रिय भाषा लगभग हिन्दी अथवा उर्दूमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। उर्दू भाषा हामीले नजान्ने भएकोले गर्दा पनि हामी अलिकति टुटफुट हिन्दीमै बात गर्नेछौँ अथवा कुरा गर्नेछौँ र उहाँबाट के हो घटनाको वास्तविकता यो लिने प्रयास गर्नेछौँ। पहिले उहाँलाई स्वागत गर्नु। स्वागत छ यहाँलाई। हेलो हेलो। जैसे आप पाकिस्तान से है, आप यूएई में काम करते हैं। जी जी बिल्कुल। आपको जो आप यहाँ नेपाल में आए थे, आपका ये लड़की के साथ जो संबंध हुआ आप बोल रहे हैं, आपका उनका साथ जैसे संबंध कैसे आगे बढ़ा ये बता दीजिए। उसका तो मेरा संबंध जो हुआ था वो तो दुबई से स्टार्ट हुआ। दुबई से स्टार्ट था तो फिर यहाँ पे आ गई। उसको वहाँ पे लॉकडाउन में फंसी हुई थी। वो क्लब में एक एज ए डांसर थी वो, तो वहाँ पे फंस गई। क्लब बंद हो गया तो वहाँ से फिर उसको मैंने निकालने के बाद वो नेपाल आई। नेपाल आके वहाँ से हमारा काफ़ी रिलेशन शुरू हुआ एज ए फ़ोन पे, मोबाइल पे। हम मिले नहीं है कभी वहाँ पे। एक दो बार जब आने के लिए उसको कोविड करवाया तो तब हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे। बाकी क्लब के अंदर तो डेली मिलते थे हम लोग, यहाँ उधर बातचीत चलता था हमारा। लेकिन जब इधर आया तो यहाँ पे आके तो उसने जब वहाँ से निकला था तो मुझे कहता है कि मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है, माँ बाप नहीं है, बहन भाई नहीं है, सब मरा हुआ है। तो काफ़ी उसको मैंने सपोर्ट किया। मैंने उसे कहा तो आप जाओ वापस, तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा, आप अपना एक अच्छा सा लाइफ बनाओ नेपाल जाके, क्या चाहिए मैं दूँगा। तो वो उस चीज़ को लेके तो मैं उसके साथ चल रहा था। मंथली उसका खाने का, रहने का, पीने का, कपड़ा का, कोई भी उसका लाइफ का चीज़ था वो मैं दे रहा था। ये हमारा स्टार्ट जो हुआ था ये दिसंबर में स्टार्ट था। दिसंबर जो गुजर चुका है, तो फिर वो जनवरी के एंड में और फरवरी के स्टार्ट में वो नेपाल में आई थी। तो तब से लेकर अभी तक तो उसका जो भी चाहिए वो मैं दे रहा था, हर चीज़ उसको पूरा कर रहा था। जब कभी नेपाल भी पैसा भेजते थे उसको? हाँ, हर महीने में। कितने पैसा भेजते थे? कुछ कंफर्म नहीं है ये तो, क्यों कभी 30,000, कभी 20,000, कभी 40,000 और कभी 60,000 भी भेजा है हर महीना ऐसा। कभी वो बीमार हो गया था एक बार तो 60,000 भी भेजा। तो ये तो कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम से था, तो चलता रहा ऐसा सिस्टम। लेकिन वो फिर मुझे आने के लिए बोला यहाँ पे। हम लोग शादी करने वाले थे, तो जब यहाँ पे पहुँचे हम लोग, आपका बात शादी तक पहुँच गया था? शादी तक पहुँच गया था। आप एक मुस्लिम लड़के और वो जो नेपाली हिंदू लड़की, ये शादी तक बात कैसे पहुँचा आगे? वो हिंदू घर में पैदा हुई लेकिन हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम पहले से थी। मुस्लिम हो चुकी थी। उसका नाम है असली तो हिंदू में सुष्मिता बरलकोटी था, लेकिन मुस्लिम जब हुई तब उसका नाम था आयशा खान। अभी उसका नाम आयशा खान है, वो मुस्लिम है, वो हिंदू नहीं है। तो उसका धर्म परिवर्तन यूएई में जाके हुआ कि यहीं नेपाल में हुआ था? उसका धर्म जो है वो तो परिवर्तन जो हुआ वो तो बहरीन में हुआ। बहरीन में हुआ। तो जब आपको उसके साथ जो पहले मुलाकात हुआ, कब हुआ था ये? जब वो गई थी वहाँ पे। कितने साल हुआ? तकरीबन राउंड लास्ट दिसंबर में गई थी वो। दिसंबर से स्टार्ट हुआ था हमारा। दिसंबर से अब सितंबर लगभग 9 महीने अराउंड ऐसा ही।
तो उसके बाद जनवरी में तो वो फिर नेपाल लौट गई। नेपाल उसको मैंने भेजा वहाँ से, वो वहाँ पे लॉकडाउन हो गया, घर में बैठ गई। वो लोग वहाँ पे क्लब का लड़की जो होता है वो एक रूम में बंद कर देते हैं वो लोग। फिर वहाँ से मैंने उसको निकाल के यहाँ भेजा, भेज के उसका हर एक लाइफ का जो चीज़ चाहिए था वो पूरा किया। तो वो 1 महीने का संबंध जो था आपका, वो संबंध प्यार में बदल गया था? पहले तो प्यार नहीं था, पहले तो एक उसके साथ एक हमदर्दी थी, ठीक है ना, लेकिन आस्ता आस्ता वो चलता शुरू हो गया। लेकिन काफ़ी देखिए आप 9 मंथ बहुत बड़ा पीरियड टाइम है। 9 मंथ में तो कुछ भी होता है, बच्चा पैदा हो जाता है। तो एक तो हमारा प्यार स्टार्ट था, तो तब हमने प्लान किया था शादी करने का। उसी ने किया था, उसी ने मुझे कहा था कि शादी करेंगे हम, तो प्लान किया शादी का। तो जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे तो कुछ और ही चलता। जैसे वो लड़की क्लब में काम करती थी, आप भी उसी क्लब में काम करते थे या कुछ क्या करते थे? नहीं, मैं वहाँ क्लब में काम नहीं करता था, मैं जस्ट एंजॉयमेंट के लिए जाता था वहाँ पे। वहाँ पे गीत संगीत होता है, गीत होते हैं, बस एक माइंड फ्रेश आप बोल रहे हैं उसको, इसके लिए इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट। तो वहाँ जाते जाते आप दोनों का प्यार शुरू हो गया? वहाँ पे प्यार शुरू नहीं हुआ, वहाँ तो जस्ट जब वहाँ पे वो जाती थी, हम तो जाते थे एज ए गेस्ट जाते थे। तो बाद में लॉकडाउन जब हो गया, वो बंद हो गई, तो तब उसको मैंने स्पोर्ट शुरू किया। तो स्पोर्ट क्यों किया? जब मुझे उसने कहा कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मेरा माँ बाप नहीं है, बहन भाई नहीं है, तो मैं अकेली हूँ, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए, रहने के लिए, तो सब उसको मैं सपोर्ट किया वो टाइम सपोर्ट करते करते बाद में आके वो 3-4 महीने 5 महीने के बाद तो हमारा ये वो क्या कहते हैं कि प्यार शुरू हुआ, ऐसा कह लें आप। जैसे वहाँ आप क्या काम करते हैं यूएई में? वहाँ पे मेरा बिज़नेस है, अपना बिजनेस है जी। क्या बिजनेस करते हैं आप? कंस्ट्रक्शन का है और फर्नीचर शोरूम है। कितने साल से हो आप यूएई में? मैं अराउंड 18 ईयर्स से। 18 ईयर्स से आप यूएई में हो, वहाँ आप अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया, फिर एक लड़की को साथ हमदर्दी हुई, उसको नेपाल भेज दिया, उसके बाद आप लोग का बातचीत चालू हुआ, तो आपका वो बातचीत प्यार में बदल गया, फिर आप पैसे भेजने लगे, सामान भेजने लगे, फिर आपके साथ क्या हुआ उसके बाद? जब हुआ ये कि उसने मुझे यहाँ पे आने के लिए फोर्स किया कि यहाँ आओ। क्यों? हम लोग यहाँ पे आओ, यहाँ पे प्लान करेंगे शादी का, ये वो काफ़ी सारी बातें थी। शादी के लिए आए आप? नहीं, शादी का प्लान कर रहा था, शादी तो नहीं करनी थी अभी। शादी तो हम लोग दिसंबर के प्लान था कि दिसंबर में जनवरी में करेंगे जाके। तो जब यहाँ पे आया तो वो खुद यानी कि वहाँ पे जो भी डिटेल दी थी उसने मुझे, कहाँ पे रहती है वो, वही डिटेल मैंने एम्बेसी में दी जब जहाँ से वीज़ा शुरू हुआ था मैंने। तो जहाँ पे आया उसको वो खुद मुझे एयरपोर्ट से लेके आई, उसके साथ में एक लड़का था संजू नाम का, वो भी था, और भी थे बंदे। तो यहाँ पे जब आए तो मैं फर्स्ट डे जब आया तो उसका रिलेशन जब देखा तो मैं तो कंफ्यूज हो गया कि उसका पहले से रिलेशन था, अफेयर चल रहा था उसी लड़के के साथ जो उसका साथ में था। तो मैंने उसको दूसरा दिन पूछा कि ये क्या सीन है, तो उसने मुझे कहा ये तो मेरा भाई है। भाई है तो ठीक है, लेकिन उस टाइम थोड़ा उसके साथ मेरा वो क्या कहते हैं कि थोड़ा गर्म बात हुआ। क्यों ऐसा? भाई तो ऐसा बात नहीं करता भाई, क्यों भाई की गोद में कोई बैठता नहीं है। तो बाद में वो चलू के बाद चुप कर गई, बाद में मैं भी चुप कर गया। फिर मैं वो टाइम होटल में चला गया, वहाँ से सामान उठा के होटल में गया। तो दूसरा दिन फिर मुझे कॉल करती है वापस आ जाओ, हम लोग जाएंगे पोखरा घूमने के लिए। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा। वो फिर मुझे फोर्स किया आने के लिए, मैं आ गया। फिर हम लोग पोखरा गए, घूमने के लिए भी गए? हाँ घूमने, उससे वो साथ में था उसका बॉयफ्रेंड जो था। तो मैंने उससे कहा कि यार आप लोग जो भी हो, आपका रिलेशन जो भी है, लेकिन मेरे सामने आप इग्नोर कर दो इस चीज़ को, वाइंड अप कर दो, बाद में जब जाऊंगा तुम जो मर्ज़ी करो। तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वहाँ पे जाके बहुत कुछ देखा मैंने, यानी कि आप देखो कि एक बूस्टर डाल के एक आदमी नेपाल में कोई भाई सोता है बूस्टर डाल के बहन के साथ नहीं सोता ना, तो वो सीन मैंने देखा अपनी आंखों से। क्या बोलूँ अभी। आप शादीशुदा हो कि नहीं हो? मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बेटा भी है, मैं शादीशुदा हूँ जी। जो आपके साथ एक बीवी होते हुए दूसरे को आप गर्लफ्रेंड बना सकते हो, दूसरे के साथ शादी के लिए आ सकते हो, तो एक लड़की दूसरे के साथ क्यों नहीं जा सकती है? नहीं देखिए, उसके साथ अगर जाना ही था तो मुझे बता दो, बताने में तो कोई खर्च नहीं है ना, मैंने ख़रीदा तो नहीं है उसको, वो तो उसका माइंड सेट है ना। अगर उसको नहीं रहना मेरे साथ तो मुझे पहले बोल दो भाई नहीं आओ, फ्रॉड नहीं करना। उसने मेरे साथ फ्रॉड किया ना।
मुझे उन लोगों ने प्लान किया हुआ था, मुझे बुला के यहाँ पे जलील किया, जो भी था मेरे पास सब कुछ दिया उनको लोग। मैं तो कभी ये नहीं है, पैसा से तो इंसान पहचाना नहीं जाता ना, इंसान का पहचान खुद उसकी पहचान से होती है। पैसा तो कुछ भी नहीं है, पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है। कितना पैसा लगभग आपने भेजा उसको? अराउंड 7.5 लाख। 7.5 लाख रुपये का हिसाब आपके साथ आता है? तो और कुछ वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और तो उसको क्या कुछ गिफ्ट किए, क्या कुछ किया, वो तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आपने उसके बाद पुलिस को बताया, नेपाली पुलिस को बताया? नहीं, ऐसा हुआ कि हम लोग जब पोखरा में गए तो पोखरा में जब उसको मैंने देखा उसके बॉयफ्रेंड के साथ, तो मैंने उससे बोला कि यार तुम इग्नोर करो, जब तक मैं हूँ यहाँ पे एक चीज़ को इग्नोर कर दो। तो तब वो गुस्से में हाइपर हो गई, तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो, ये मैंने खुद एक अपनी आंखों से देखा है। तो कोई भी भाई नेपाल में तो बूस्टर डाल के बैंक के साथ सोएगा नहीं। जब आप वो देख रहे हैं तो उसको इग्नोर करना उसका हक बनता है, लेकिन उसने नहीं किया। तो बाद में मैंने उसे कहा यार मैं फिर ऐसा करता हूँ कि मैं जो है तुम लोगों के साथ नहीं रहता। तो तब वो हाइपर होगी, बोलती है नहीं तुम ड्रामा नहीं करो, तुम ड्रामा करने के लिए हमारे साथ आए हो, ये वो काफ़ी सारी बातें हुई वहाँ पे। इवन कि उसका जो वो बॉयफ्रेंड था, उसने क्या कहते हैं कि वो आप एक चाकू सा होता है, क्या बोलते हो आप नेपाली में, कुरकुरी जो होती, वो साथ में लेके मेरे पीछे भी भागा था वो वहाँ पे, लेकिन मैं भाग के अपने रूम में चला गया। तो सेकंड थिंग ये, वहाँ से हम लोग जब पैसा देना मैंने बंद कर दिया ना, मेन प्रॉब्लम यहाँ से हुई। पैसा देना मैं जब बंद कर दिया तो वो मुझसे इख्तलाफात हो गया उसका। उसके नेपाल आने के बाद बंद किया आपने पैसा देना? नहीं, नेपाल आगे भी दिया, जब हम लोग उसका बिहेव देख के मैंने बंद कर दिया कि वो मेरे साथ तो सेंसियर नहीं है, तब मैंने बंद कर दिया पैसा देना। तब वो उसका माइंड चेंज हो गया, वो मेरे ऊपर हाइपर हो गई, मुझे कहता है तुमको काठमांडू चलो, तुम्हारे ऊपर जाके मैं ये क्या कहते हैं कि इज़्ज़त लूटने का दावा करूँगी, मैं केस करूँगी, तुम ज़बरदस्ती किया, ये वो। तो मैं अपना सेफ्टी के लिए, मैं जब लोग वापस आया हम लोग, तो वेरी नेक्स्ट डे मैं जाकर कंप्लेन कर दिया कि मेरा सेफ्टी चाहिए, कि मुझे ऐसा, कल वो महिला है, लड़की है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर कल कुछ मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है तो मैं तो यहाँ विदेशी हूँ, फंस जाऊँगा मैं। इसलिए मैंने जाके पहले से जाके उसके ऊपर केस कर दिया कि ये महिला है, ऐसा ऐसा मेरे साथ कर रही है, तो मुझे आप लोग सेफ्टी चाहिए। तो फिर पुलिस ने मेरी साथ दिया, काफ़ी दिया, मीडिया ने दिया। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग फाइन। वो अभी उसके ऊपर प्रूफ भी हो गया, उसने मुझे 3.5 लाख रुपया वापस दिया, और मोबाइल फ़ोन भी दिया, मेरा जो वॉच थी, आई वॉच, सब कुछ वापस दे दिया मुझे। तो आप बोल रहे हैं 7.5 लाख रुपया लिया था लड़की ने, 3 लाख में आप मान गए? उसके पास पैसा नहीं है, वो भी किसी ने दिया। वो तो कोई आदमी था जो उसके रिलेशन था, कौन था मुझे नहीं पता, तो वो लोगों ने दिया पैसा। तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने मुझे कहा कि यार उसके पास तो पैसा नहीं है, अगर तुमको केस करना है तो लंबा चलेगा, तो वाइंड अप करना है तो अप टू यू। तो फिर मैंने सोचा कि वाइंड अप करना ही बेहतर है। तो उसने मुझे थोड़ी बहुत भी आ जाएगी अपने पैसा, हाँ कुछ ना कुछ तो, उसको तो शर्म नहीं आएगी। वो 1 साल के बाद भी वो जेल में रहेगी तो उसको क्या होगा, महिला है वो, उसका जैसा मन करेगा वैसा करेगी। तो उस टाइम फिर मैंने सोचा कि नहीं, वो और ज़्यादा उसके साथ बुरा करना भी अच्छा नहीं है। हम लोग इंसान हैं, हमारा अंदर दिल है, तो किसी के साथ बुरा करना भी अच्छा बात नहीं है। तो वो इसलिए मैंने वो केस जो है वो वापस ले लिया। जैसे ये प्रोग्राम हम इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ऐसा आगे किसी के साथ ना हो, ये संदेश बने रहे ये प्रोग्राम, और आगे आप जैसे व्यक्ति और दूसरे कोई आप जैसा कोई भी व्यक्ति ऐसे हालात में ना फंस जाए, इसलिए ये प्रोग्राम हम बना रहे हैं। आप क्या बताना चाहते हैं आगे किसी लोगों को? सर मैं यही कहूँगा कि देखिए, जो भी इंसान कोई आपके साथ चलता है, एज ए फ्रेंड है या कोई भी फीलिंग्स के साथ चलता है, प्यार करता है आपके साथ, तो उसके साथ प्यार करिए। नहीं कि आप पैसा के पीछे जाएं, पैसा दे के उसके पीछे नहीं जाएं, उसका दिल दे के जाएं उसके पीछे। प्यार तो जो होता है वो काफ़ी क्लोज़ फीलिंग होती है। चाहे वो प्यार ये नहीं है कि एक महिला के साथ प्यार है, भाई के साथ है, बहन के साथ है, माँ के साथ है, एक प्यार होता है, उसकी फीलिंग्स डिफरेंट है, ठीक है ना। तो आप उस चीज़ को लेके चलें, ना कि पैसा को देखें। पैसा कुछ भी नहीं है, आज है कल नहीं है, पैसा की कोई वैल्यू नहीं है सेम टाइम में। जैसे आपको पसंद आया, आपने पैसा भेजा, सामान भेजा, फिर आपको अभी पसंद नहीं आया, जैसे आपको डाउट हो गया, फिर वो आपने रिटर्न ले लिया, ये तो फीलिंग्स और प्यार का कहाँ दिखाई? ये तो सर प्यार और फीलिंग देखो, प्यार बंदा उसके साथ करता है, फीलिंग उसके साथ करता है जो आपके साथ फीलिंग कर रहा हो। जो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, अगर वो प्यार करता ना, वो टाइम मुझे बोलता भाई मुझे दूसरे आदमी से प्यार हो गया, ओके,
वो फ्रॉड से, वो प्लान से मेरे से पैसा निकाला है, तो तब जाके मैंने पैसा वापस लिया है। ये सब प्लान था? वो प्लान था, वो तो ये कहती थी, प्लान था शुरू से उसका प्लान था। वो ये कहती थी कि मैंने बकरा मुर्गा ज़बह करना है, बकरा जो है, मुर्गा जो है वो आएगा, उसको काटेंगे। वो तो मैंने खुद कानों से सुना, वो मैं अपनी कानों से सुना। वहाँ पे हम लोग बुखारा में थे, तो वो उसके साथ बातें कर रहे थे, तो मैं बाहर बैठा हुआ था, तो ये बातें मैंने सुनी है कि ऐसा ऐसा मुर्गा है, उसको काटेंगे, हिलाल करेंगे। आप तो नेपाली ये भाषा समझते ही नहीं, फिर आपने कैसे? सर मैं देखिए, नेपाली भाषा इतनी जो है मुश्किल नहीं है, आप बात करेंगे तो थोड़ी बहुत समझ आती है। क्यों? आपकी भाषा और हिंदी में कुछ इतना डिफरेंस नहीं है, कुछ वर्ड्स हैं जो डिफरेंट है, बाकी तो मैच करती है आप हिंदी के साथ, समझ आती है। इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती, लेकिन समझ आती है। तो अब जो लोग जैसे विदेश में रहते हैं, काम के लिए पैसा कमाते हैं और ऐसे हालात में फंसते हैं, जैसे कि आप इस हालात में फंस गए हैं, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अंत में? सर हालात में फंसा नहीं हूँ, फंसाया गया हूँ। हालात में फंसा नहीं हूँ मैं, हालात में वो फंसते हैं जो एक खुद जानबूझ के फंस गया हो। मुझे तो, मैं तो उसके साथ एज सेंसियर था ना, वो तो उन लोगों ने मुझे फंसाया। जो इंसान किसी के साथ चलता है, कोई भी देखो दुनिया में हर आदमी के पास पैसा नहीं है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, ठीक है ना। कोई किसी की हेल्प करता है, वो बहुत बड़ी बात है। आप उसको हेल्प समझें, आप उसका शुक्रिया अदा करें कि उसने आपकी हेल्प की है। क्यों? आपके ऊपर मुश्किल वक्त आता है, वो मुश्किल वक्त कल ख़त्म हो जाएगा, मैं भी आपके पास पैसा आ जाएगा, आप उसको डबल रिटर्न कर देंगे। लेकिन उसके साथ खेलना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो इंसान जो है ना, उसके साथ चलना चाहिए, वो चाहे प्यार है नहीं है, लेकिन दिल से चले, झूठ नहीं चाहिए उसमें, झूठ बोलना चाहिए। आपको अंत में है हम लोग, जैसे आपको नेपाल कैसा लगा, अच्छा या बुरा, कैसा लगा? सर नेपाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कंट्री है, यहाँ के लोग बहुत प्यार वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और एक आध बंदे की वजह से नेपाल ख़राब नहीं हो सकता। एक बंदा ख़राब है ना, एक मछली जो होती है ना, वो कहते हैं सारे तालाब को गंदी करती है, लेकिन अगर मछली को निकाल देंगे, क्यों तालाब गंदा होगा? तो वो गंदी है, उसका सोच क्या है कुछ नहीं है, लेकिन मे बी कल ठीक हो जाए वो। लेकिन नेपाल बहुत अच्छा कंट्री है, मुझे बहुत अच्छा, मैंने बुखारा तक घूमा हूँ, बाई रोड घूमा हूँ। बुरे लोगों को साथ नहीं देता है यहाँ का कोई भी व्यक्ति अथवा कोई भी ऑफिसर, यहाँ का बुरे लोगों को साथ नहीं देता है। अब ये सीख कर जा रहे हैं। मैं बिल्कुल सीखा है मैंने, वहाँ पे पुलिस स्टेशन में भी काफ़ी सारा उन्होंने क्वेश्चन आंसर किए, उन्होंने काफ़ी सारे यानी कि क्या कहते हैं कि निकाला है कि कौन गलत है कौन सही है। वो लोगों ने काफ़ी सारा पूछगिछ किया हमसे कि क्या कर, कैसा हुआ, क्या हुआ। तो मीडिया भी चल रही है, सेम मीडिया तो और पुलिस में कुछ फ़र्क नहीं है, सेम ही क्वेश्चन हैं दोनों के। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे हेल्प की है और कोऑपरेट किया मेरे साथ, और ख़ास कर नेपाली लोगों का। यहाँ के जितने भी लोग हैं बहुत प्यार वाले हैं, उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है और काफ़ी सारा मेरे साथ हेल्प भी किया है। एक अच्छा इंसान एक अच्छे इंसान को मिलता है ना, तो अच्छा ही कहलाता है, बुरा मिलता है बुरा ही कहलाता है। तो वो बुरी थी, वो बुरी है, जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं। तो इसके लिए सब लोग अच्छे हैं, मैं किसी को नहीं बोलूँगा बुरा है, लेकिन वो बुरी है, उसने बुरा किया है। ठीक है, आपने जो टाइम दिया हम लोगों को, आपका जो समस्या था वो हमसे ये रूबरू किया, इसके लिए आपको विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा और ये कार्यक्रम अंत का घोषणा करूँगा। बिल्कुल वेलकम सर। तो मेरा यही सवाल है कि आप लास्ट में कि किसी की फीलिंग्स जो है ना, वो फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग को समझे, फीलिंग्स को लेके चलेंगे तो आप कभी भी किसी जगह में आप मार नहीं खाएंगे, आपके साथ कोई बुरा नहीं होगा, कभी भी बुरा नहीं होगा। जो फीलिंग और झूठ जो होता है, झूठ कितना दिन छुपेगा, एक दिन 2 दिन 4 दिन छुप जाएगा। जस्तो हामीले नेपाली भाषा बोल्न नजान्ने यी पाकिस्तानी व्यक्तिसँग कुरा पनि गऱ्यौँ र उनका समस्याहरू हामीले यहाँहरूमा जस्ताको त्यस्तै राख्ने प्रयास किन पनि गऱ्यौँ भने यो समस्या एउटा व्यक्ति अथवा यी पाकिस्तानी युवकलाई मात्रै परेको होइन, हरेक दुनियाँका हरेक व्यक्तिलाई पर्ने गर्छ यो खालका समस्या। र यो समस्यामा अरू व्यक्तिहरू नफसुन् भनेर पनि हामीले यो घटनालाई बाहिर ल्याउने प्रयास गरेका हौँ। दर्शकहरू पक्कै पनि जस्तो कुनै पनि व्यक्तिले योजनाबद्ध हिसाबले कसैलाई ठगी गरिरहेको छ अथवा गर्ने प्रयास गरिरहेको छ भने यो कुरालाई पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ। आगामी दिनमा कसैसँग पनि नजिकिन खोज्दाखेरि अथवा कुनै केटा होस् या केटीसँग नजिकिन खोज्दाखेरि पक्कै पनि उसको ब्याकग्राउन्ड तपाईहरुले एकदम बुझ्नु नै हुनेछ र जिन्दगीभर साथ दिने हो या होइन त्यो कुरा विचार गरेर मात्रै उहाँसँग सम्बन्ध अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै यो कार्यक्रम अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हेरिदिनु भयो यहाँहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।